अस्सलाम वालेकुम। एक और पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपका गेस्ट, आपका होस्ट हमज़ा शेरवानी, और अभी से ऐसा लग रहा है आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट रिकॉर्डेड। और आपको मैं अकेला नज़र आ रहा हूँगा, बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज मेरे साथ ऑनलाइन एक गेस्ट मौजूद है। आई हैव बिन फॉलोइंग हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत मुतासर हुआ था इनसे। तो मैंने अपनी पॉडकास्ट डाली थी अपने दोस्तों के साथ, सो ही फॉलोड अप विद लाइक अच्छा कंटेंट है और कीप अप द गुड वर्क। तो मैंने वो ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने कहा क्यों ना हम, इनके पास इतना अच्छा कंटेंट है, हम इनको अप्रोच करते हैं। तो बातचीत चलते रही तो मैंने इनको ऑफ़र की कि आप हमारे सेट पे आ जाएं। तो आई गॉट टू नो कि वो इस्लामाबाद में रहते हैं एंड ही स्टडीइंग इन इस्लामाबाद। तो मैंने कहा क्यों ना हम ऑनलाइन कर लेते हैं बिकॉज इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी और बात भी इस तरह बेहतर बन जाएगी। तो आज के हमारे गेस्ट मिस्टर खिज़र रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है खिज़र भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी जी, ये आपका पहला एक्सपीरियंस है एज इन वीडियो रिकॉर्डिंग और इंटरव्यूज़ के सिलसिले में? जी सर, मेरा तो पहला ही मतलब एक्सपीरियंस है। इससे पहले तो हम लोगों ने जूम वगैरह पे क्लासेस ही अटेंड की हैं। बाकी मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा इस तरह का कि इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड कराना। बाकी मतलब और मतलब विदाउट वीडियो तो हम लोगों ने काफ़ी इंटरव्यूज वगैरह किए हैं, लेकिन विद वीडियो तो ये पहला एक्सपीरियंस था। बिल्कुल सही सही। सो इट्स अ फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू एज़ वेल। तो आम जो मेरा व्यूअर है वो आपको नहीं जानता होगा क्योंकि म्यूचुअल्स बहुत सारे हैं, वो बोल रहे कौन है। तो कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ? जी, इंट्रोडक्शन यही है कि जैसे कि हमजा भाई ने बताया कि आई एम खिज़र रहमान, और आई एम स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इससे पहले मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज लोहर मरी से हासिल की है अप टिल इंटर एफएससी तक, फॉर विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और इससे पहले मतलब आई यूज टू राइट आर्टिकल्स फॉर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स लाइक एक्सप्रेस ट्रिब्यून और द न्यूज़ के लिए। और मतलब आई वाज वेरी कीन लर्नर ऑफ दिस पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स के स्टफ जितना भी है, तो उसकी वजह से फॉन्ड ऑफ हैविंग रिसर्च इन माय पोर्टफोलियो। तो मेरी अपनी वेबसाइट भी थी के ब्लॉग्स के नाम से, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन पहले वो होती थी। तो उसमें आई यूज टू राइट ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स वगैरह। तो इन्हीं कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर ही आई यूज टू राइट आर्टिकल्स। और अभी भी जो मेरी रिसर्च वगैरह है, जो कि मैं अपने व्यूज़ वगैरह प्रेजेंट करता हूँ, इट इज़ मोस्टली अबाउट कंटेम्प्रेरी इश्यूज या फिर जो भी ग्लोबल अफेयर्स दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर मोस्टली चल रहे होते हैं, उनके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता हूँ। बाकी इतना कोई बड़ा इंटरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा। दिस इज़ ऑल जो कि मैं अपने आप को जिसमें डिफाइन कर सकता हूँ। सही सही। तो अगर आप लोग व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं कि क्या क्या व्यूज़ हैं खिज़र रहमान के और क्या क्या उन्होंने अपना कंटेंट पब्लिश किया, तो मैं इनके पेजेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। और खिज़र भाई, आपने सुना है, आपने बताया था कि कराची में भी आपने काफ़ी अरसा गुजारा है, तो अर्ली लाइफ में, तो कब तक आपने कराची में अपना अरसा गुजारा? मैंने 2011 से लेके 2014 तक जो था वो मैं कराची में रहा था। उसके बाद आई वेंट टू कॉलेज, पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज लोटोपा, जो मैंने आपको पहले भी बताया। जी। फिर वहाँ पे बोर्डिंग कॉलेज था, तो 8 क्लास से लेके सेकेंड ईयर तक आई लिव्ड इन मरी बोर्डिंग कॉलेज में। तो उस टाइम फिर मेरी फैमिली जो थी वो अटक में शिफ्ट हो गई थी। तो उससे सही पहले मैंने आपको बताया 2011 से लेके 2014 तक आई लिव्ड इन कराची मलीर कैंट में हम लोग रहते होते थे। सही। तो आपने, मेरे जहन में आपने बहुत सारे शहरों को, बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्लोर किया होगा, सो यू गॉट वास्ट एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद पीपल, इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। तो इसी के प्रॉब्लम से हम रिलेट करते हुए आगे जाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट इस इंटरव्यू के बाद हमारे पास ब्लैक वीगो तो नहीं आएगी ना, इसकी गारंटी दे सकते हैं ना आप? नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह हम लोग बहुत प्रो पाकिस्तानी हैं, और हम लोग बिल्कुल नेगेटिव व्यूज़ नहीं रखते। एंटी स्टेट हमारे बिल्कुल भी
मतलब पर्सपेक्टिव नहीं है तो इंशाल्लाह नहीं आएगी आपके पास। बिल्कुल, हम अमेरिकन और ब्रिटिश वीज़ा के पीछे नहीं भागते, और हम पूरी ज़िंदगी अपने पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। यही यही हमारे व्यूज़ हैं, प्लीज़। तो मूविंग ऑन, हमारी जो सोसाइटी है, अब इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, सोशल इश्यूज़ पे। हमारी जो सोसाइटी है उसमें आपको बहुत से इश्यूज़ पेश आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, हर दिन किसी ना किसी चीज़ पे आवाज़ उठ रही होती है, किसी ना किसी चीज़ पे इनजस्टिस हो रही होती हैं। तो आपकी नज़र में, क्योंकि आपका बैकग्राउंड, आपकी स्टडीज़ पॉलिटिक्स हैं, तो आपका क्या क्या व्यू है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या नज़र आती है, और पॉलिटिक्स का क्या रोल है उस प्रॉब्लम में? सर जिस तरह आपने बोला कि हमारी डेली लाइफ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उनकी जो मेन वजूहत हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान में, इन माय ओपिनियन, जो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, हम लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है। कोई कहता है कि पॉलिटिक्स हमारा सबसे बड़ा इशू है, कोई कहता है हमारी बैड गवर्नेंस हमारा सबसे बड़ा इशू है। तो ये सब चीज़ें मतलब उसके अंदर इंक्लूडेड हैं अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को देखें ना। लेकिन इन सब के पीछे अगर हम लोग एक अम्ब्रेला टर्म अगर हम लोग इसके पीछे चेक करें, तो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे एजुकेशन की वो वैल्यू नहीं है जो कि बाहर के मुल्क में है। बाहर के ममालिक में हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान में आप देखें कि अभी कल परसों ही मैं सर्च कर रहा था, तो 15 मिलियन के अराउंड जो हैं वो बच्चे 5 से 12 की एज ब्रैकेट में आते हैं, जिसमें से 22 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब दे हैव नेवर बीन इनटू एनी स्कूल। तो उसके बाद भी जो 28 मिलियन जो जाते भी हैं प्राइमरी स्कूल, तो उनमें से भी जो 11 मिलियन है वो सेकेंडरी स्कूल में नहीं जाते। मतलब वो ओके। प्राइमरी स्कूल से पढ़कर तो उसके बाद फिर वो दोबारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ों से, इन सब बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन की कितनी एक वैल्यू है। आए रोज़ हम लोग देखते हैं अपने न्यूज़ चैनल्स पे कि कभी वो लोग सरेआम भले कभी कौन सा स्कूल दिखा रहे होते हैं जहाँ पे बेंचें बंदी होती हैं। सिंध के कितने स्कूल हैं जहाँ पे जो खंडर बन चुके हैं, और वहाँ पर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स भी रिलीज हो रहे होते हैं उन स्कूल्स को, और वहाँ पे वो लोग एक समरी भी जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे कोई तालीम किसी बच्चे को नहीं मतलब दी जा रही होती। इवन अगर हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ का एक वो बनता है, रैंकिंग बनती है, उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितनी एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब के पीछे जिस तरह आपने बोला कि पॉलिटिक्स का क्या रोल है, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा बड़ा रोल है, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर किसी कंट्री की ठीक हो जाए, अगर आपकी गवर्नेंस ठीक हो जाए, अगर आप बैड गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ चले जाते हैं, तो यस आपको फिर एक शेयर डेडिकेशन मिलेगी आपकी लीडरशिप से। आपके लीडर्स जो होंगे वो मतलब डेडिकेटेड टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के लिए वो लोग काम करेंगे। तो फिर जाहिर है फिर इन सब जब वो काम करेंगे एजुकेशन के ऊपर, तो जाहिर है फिर आपकी कंट्री का जो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं वो उसी के साथ साथ आपके हल होते जाएंगे। तो यस, पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस, मतलब जो भी हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर इश्यूज फेस करते हैं, इसके अंदर पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर हम लोग एजुकेशन, अगर अपने पर्सनल लेवल के ऊपर भी अगर हम लोग देख लेंगे, अब जिस तरह ये पीछे सिंगल नेशनल करिकुलम जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिसी आई थी हम्म। पीटीआई के दौर में, एक्स जो रूल था, तो उसमें भी हम लोग देखें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके खिलाफ क्रिटिसाइज किया था, काफ़ी लोग उसके प्रोपोनेंट थे। तो हर चीज़ के मतलब गुड और बैड साइड्स होती हैं। अगर हम लोग देखें जितनी भी इस दुनिया में अभी कामयाब नेशंस हैं, यूएस से यूरोप, आप लोग वहाँ पे देख लें, वहाँ पे जो करिकुलम है उनका, वो उनकी स्टेट ही डिसाइड करती है। आपके जो पब्लिक स्कूल, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब देखते हैं कि यार करिकुलम एक नहीं है, तो लोग फिर मतलब अपना पेड काट के अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल से निकाल के तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ का करिकुलम इस काबिल नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ने दें वो सब चीज़ें। तो जब आपकी कंट्री का करिकुलम जो है वो अच्छा होगा, जब आपके एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी आपका
करिकुलम जो वो आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो जाहिर है फिर आपके जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके ऊपर उधर लोग पढ़ने के लिए भी आएंगे। आपकी गवर्नमेंट उसके ऊपर काम भी करेगी कि यार हम लोगों को अपने जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, इनको हम लोगों ने बेहतर करना है। तो फिर इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो फिर उसके लिए काम भी करेगी। तो बात वही आ जाती है कि जब तक हम लोग खुद नहीं चाहेंगे, हम लोग खुद नहीं कोशिश करेंगे कि यार हम लोगों ने अपने, और हमारे सियासतदान खुद नहीं कोशिश करेंगे कि यार हमने इन मसाइल को ख़त्म करना है, तब तक ये मसाइल हमेशा रहेंगे और ये एक विशियस साइकिल है जो कि चलता रहेगा। और मतलब इसमें यही है कि एक ऐसा दलदल है जिसमें मतलब बंदा और अंदर जाता है, बाहर नहीं निकल सकता जब तक खुद कोशिश ना करे। सही सही, बड़े आपने डिटेल इन प्रॉब्लम बताई। और एजुकेशन, बहुत से लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं, बहुत से लोग इसको नहीं देखते, बहुत से लोग बाकी चीज़ों पे डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं, लेकिन जो मेन रूट मेरी नज़र में आपने सही हाईलाइट की वो है एजुकेशन। और अब आप देखें कि प्राइवेट स्कूल्स में भी आप लोग क्लासेस बन गई हैं, डिफरेंट बोर्ड्स आ गए अब। जो वालदेन हैं वो चाहते हैं कि वो बच्चा ओ लेवल से पढ़े, ए लेवल से पढ़े, उनको क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता अपने सिस्टम में। और जब आपको अपने सिस्टम में ट्रस्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको अपने मुल्क में, आपके उसके निज़ाम में आपको ट्रस्ट नहीं होगा। तो जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, मेरी नज़र में लैक ऑफ नॉलेज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कि और लैक ऑफ नॉलेज कहाँ से आता है मेरे ख्याल से, कि हमारी जब सोर्सेज सही नहीं होते हैं। देखें, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, हमारा फोकस ये होता है कि हम करेक्ट सोर्सेज इस्तेमाल करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन और ट्रू इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकें, जिसकी वजह से लोग सही तरह से अवेयर हों। आजकल बहुत से लोग बगैर सोर्सेज के साथ चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, बगैर लैक ऑफ नॉलेज के साथ लोग अपने ओपिनियंस बेस करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ पेश होती हैं। आप देख लें, आप किसी चीज़ के फॉलोअर हैं, आपकी कोई चीज़ आपको पसंद है, अब उसकी एक बैड साइड भी होती है, आप उसको ये बैड साइड की आपको मालूम नहीं होता वो बैड साइड क्या है, लेकिन आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, आप उसको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि आप उसके लिए लड़ने को तैयार होते हैं। तो मेरी नज़र में लैक ऑफ सोर्स और लैक ऑफ नॉलेज भी बहुत बड़ा इशू है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल हमजा भाई, असल में हमारा इशू सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो भी है मतलब सिक्के का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं देखते। हम लोगों ने अपने दिमाग के अंदर इतनी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजीज मतलब बना ली हैं फंडामेंटल किस्म की, कि हम लोग अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लग जाती है ना, पोलैरिटी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा है कि अगर हम लोगों को एक चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर हम लोग उसकी नेगेटिव साइड को तो देखना पसंद ही नहीं करते। जिस तरह अगर हम लोग ये कल्ट मेंटेलिटी है, जिस तरह अभी हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं कि अगर एक बंदा है वो जमात इस्लामी का सपोर्टर है, तो उसके सामने अगर आप सिराजुल हक साहब की कोई बात करते हैं कि सिराजुल हक साहब तो मतलब इस तरह है, इस तरह के करप्शन केसेस के अंदर आए हैं, मतलब लेट्स सपोज आपको एक बात कर रहा हूँ, तो वो बंदा आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। एक नून लीग सपोर्टर है, एक पीटीआई का सपोर्टर है, तो अगर आप उनके सामने उनके जो भी कायदीन हैं उनके बारे में बात करेंगे कि यार उन्होंने तो ये काम किए हैं। पीटीआई पे अभी रिसेंटली जो ये ट्रांसजेंडर बिल का जितना भी एक्ट का जितना भी मामलात हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीटीआई को मतलब रिबर्टल मिला है कि उन लोगों को क्रिटिसाइज किया उन लोगों ने कि यार आपने इस तरह का बिल पास कर दिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ काफ लीग, पीएमएलएन और पीपीपी तीनों। फतहुल्लाह साहब, जो फरहतुल्लाह बाबर साहब भी थे उसके अंदर। तो कहने का ये मतलब है कि आप हम लोग हमेशा एक साइड देखते हैं तो दूसरी साइड हम लोग उसकी इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मार्क्सिस्ट हूँ, मेरा एक मार्क्सिज्म को मैं पसंद करता हूँ, तो मैं मार्क्सिस्ट जितनी भी आइडियोलॉजी है उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को तो देखकर उसको सपोर्ट करूँगा, लोगों को भी बताऊँगा, अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके उसको मतलब आगे एडवोकेसी भी उसकी करूँगा। लेकिन जब उसकी कोई बुरी साइड बतानी होगी तो वहां पे मैं अपने हाथ ऊपर कर लूंगा, मैं कहूंगा नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोग जो है किसी भी चीज की एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख देखते ही नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करते। तो उसकी वजह से फिर हम लोग का ये हो जाता है कि हम लोग एक बहुत बाइस्ड किस्म का अपना ओपिनियन देते हैं जो कि टोटल नॉलेज डिलीवर नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आप क्या पता आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर। अब जिस तरह आपका अपना पेज है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे बैठ के दिन रात इमरान खान की बात करते रहें कि यार इमरान खान इज़ अ वेरी गुड लीडर, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया है, तो आपको जितने लोग भी देख रहे होंगे तो कोई ना कोई चलें
मतलब कितने आपके 5% चले अवाम कर लेते हैं, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो आपसे आपकी बात को सच समझने लग जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक बंदे को बार बार एक बात बता 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 के ना, तो अगले बंदे का एक माइंड डेवलप कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि हम लोग चेक नहीं रखते। दूसरा ये है कि हम्म। हम लोग के जितने भी लोग हैं वो मतलब हम लोग कोई मतलब अब मैं उठ के कोई भी वीडियो वहां पे शेयर कर सकता हूँ फेसबुक के ऊपर, कोई भी वीडियो। तो ये एक मतलब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक नुकसान है कि आप एक आम बंदे को भी ये चीज की परमिशन दे देते हो कि वो अपनी आके वहां पे राय दे दे विदाउट एनी नॉलेज। तो हम्म। जिसकी वजह से कल्ट मेंटेलिटी बन रही है, जिसकी वजह से एक बाइस्ड मतलब पोलराइजेशन एक हमारी सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दिस इज़ वेरी मतलब दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, और एक कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों को रोकें। लेकिन अगर बात की जाए इनको रोकने की, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा फिल्टर है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो भी है, अब ये फेसबुक वगैरह, दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ओवर, मतलब जो भी हमारी स्टेट है वो कंट्रोल नहीं कर रही इन सब चीज़ों को। यस, मतलब वो एक मतलब जिस तरह आप हॉलोकॉस्ट के बारे में आप सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो इस बिल्कुल। तरह के काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जो कि मोस्टली रिलीजन के वो भी अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर भी वेस्ट की जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं उनके खिलाफ, अगर उनके प्रोपेगेंडा के खिलाफ अगर आप बात करते हो तो वो उस चीज़ को वहाँ पे फिल्टर करेंगे। लेकिन अगर आप इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात करते हो तो वो मतलब आपका फिल्टर नहीं होगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो यस, आप इस तरह के फिल्टर यूज कर सकते हैं कि यार आपने आर्मी एंटी स्टेट कोई बात नहीं करनी, या फिर आपने ये इस तरह की फेक नॉलेज नहीं किसी बंदे को भी देनी। लेकिन उस फिल्टर की बात वही आ जाती है ना कि आप उसको टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, बस आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ज़्यादा ग्रेव इशू है जिसको मतलब हमारी स्टेट को और मतलब पूरी दुनिया को देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर नहीं, कितने प्रोपेगेंडाज हैं। अब यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर आप देख लें, कैसे आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें वो डेड बॉडीज उन्होंने यूक्रेन की रखी हुई हैं, जिसके अंदर वो एक बंदा उठ के भाग के चला जाता है डेड बॉडीज के अंदर से। तो ये इस तरह के वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की मतलब वो माइंडसेट लोगों का बनाते हैं, चेंज भी हम्म। करते हैं अपने लिहाज से, इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार मतलब अगर यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए अगर कोई भी गलत काम करता है तो वहां पर वो, अब जिस तरह फ्रांस के अंदर इन लोगों ने हिजाब के ऊपर बैन लगाया, लेकिन अब हम्म। पीछे ईरान के अंदर जो मासा अमीनी वाला जितना भी प्रोटेस्ट चलते रहे हैं, वहां पर ईरान ईरान को एज अ विलन दिखाया है। लेकिन जब हम लोग बात करें कि जब हिजाब बैन किया फ्रांस ने, तो तब किसी भी वेस्टर्न जितनी भी हमारा मीडिया है उन्होंने कोई भी चीज़ उसके ऊपर रिबटल नहीं दिया या फिर उन उन चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो मीडिया एक इस तरह की चीज़ है जो कि आपका माइंड बना भी सकता हम कतर में भी यही देख रहे हैं। कतर में भी यही देख रहे हैं हम कि वहाँ के जो रूलर्स हैं, गवर्नेंस जो भी कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो LGBTQ आपने अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया, इट्स नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटीज़ इन द मिडल ईस्ट, और आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हम पे। देयर आर सम एरियाज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे इसको ऑफेंसिव माना जाता है, तो यू कांट इम्पोज एनीथिंग ऑन एनीवन कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये सब है। तो द वेस्ट का ऑब्वियसली मैनिपुलेटिव एजेंडा है और इसको ख्याल करना चाहिए। अब आपने बात की कि यहाँ पे रोक टोक नहीं है, अनलेस आप आर्मी पे मीम्स बनाएं और कोई फ़िल्टर नहीं है, वरना आप तक तो पहुँच जाएगी आर्मी। बाकी किसी तरीके से आपके आपकी जो चीज़ें वो रोकी नहीं जा सकती। तो हम इसी चीज़ पे। जी जी जी। है। ये बोल रहा था, मेरा अपना ये मानना है कि स्टेट जो होती है ना वो एक सुप्रीम चीज होती है आपके। आप जिस भी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वो आप ईरान में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप अफगानिस्तान में रह रहे हैं, स्टेट इज सोवरेन, या वो सुप्रीम चीज है। तो बिल्कुल। आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा इशू आ जाता है या फिर मतलब आपको कभी भी एंटी स्टेट नहीं होना चाहिए। दिस इज बिल्कुल। माय एडवाइस जो कि मैं ये देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेट के खिलाफ आप कभी नहीं जा सकते। आप किसी बंदे से मतलब अपोज कर सकते हैं, आप उसके आइडियोलॉजी से मतलब आप रिफ्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपको एंटी स्टेट नहीं होना चाहिए।
और अगर आप मतलब एंटी स्टेट हो जाते हैं तो फिर मतलब नेशनलिज्म का भी इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप एंटी स्टेट हो जाएं इसका भी इस्लाम कहीं पे भी जिक्र नहीं करता कि आप बिल्कुल। स्टेट के खिलाफ ही हो जाएं, बिल्कुल। जिस तरह अगर हम लोग देखें पुराने टाइम में भी, इस्लामिक हिस्ट्री में भी, कि जंगें हुई थी, लेकिन कितने ऐसे इश्यूज आ गए जहाँ पे साहबा आमने सामने हो गए, लेकिन एंटी स्टेट होने का वहाँ पे हमें कोई भी वाकया हमें नहीं नजर आता कि यार कोई साहबा हो गए हों वो बिल्कुल ही मतलब एंटी स्टेट हो गए हों। तो मतलब एंटी स्टेट होना इज अ वेरी मतलब ग्रेव थिंग, जिसको हमें वो करना चाहिए, मतलब अपनी यूथ को कंसिडर मतलब बताना चाहिए कि यार आप स्टेट के किसी भी लोगों के खिलाफ हो सकते हो, मतलब आप स्टेट में कोई लीडर है आपको नहीं पसंद है, आप उसके आइडियोलॉजीज के मतलब खिलाफ बात कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेट के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम स्टेट पे बात करते हैं तो हम हिस्ट्री पे भी बात कर सकते हैं। सबसे बोरिंग चाहे सब्जेक्ट मेरी दोस्तों की नज़र में, हमारे लोगों की नज़र में भी हिस्ट्री को मैं अगर ऐसा डिफ़ाइन करूँ, पाकिस्तान हिस्ट्री को, तो वो बोरिंग नहीं है। जो हमें हिस्सा पढ़ाया जाता है और जो हमें पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना हमारी करिकुलम में, वो आई थिंक आर absurd। और पाकिस्तान स्टडीज़ को एज अ साइंसिस नहीं समझा पढ़ाना चाहिए। आई थिंक एज इसको नफ्सियात के तौर पे ऐसे मोरल सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए कि जो जो गलतियाँ हमारी पास्ट में हुई उससे हमें सीखना चाहिए। लेकिन वंस अगेन हमारी पास्ट की मिस्टेक्स इतनी हाईलाइट ही नहीं होती हिस्ट्री में। तो आपकी नज़र में जो हमने सोर्सेज की बात की और सब लैक ऑफ नॉलेज की बात की, तो आजकल जो हमें पढ़ाया जा रहा है, डू यू थिंक इट्स द राइट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और द राइट थिंग दैट वी आर लर्निंग? और क्या है डार्क हिस्ट्री? अगर ये रॉन्ग है या ये कुछ हिस्ट्री का पार्ट है, तो व्हाट इज़ द डार्क हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? सर इससे रिलेटेड मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरे अपना एक ज़रूर। कोलीग था, वी डिड एन इंटर्नशिप टुगेदर, और वो जो थे उनको वहाँ पर वो गए थे पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स पढ़ाने के लिए गए थे, किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर उन्होंने जाकर जी जी। इंटरव्यू वगैरह दिया। तो इंटरव्यू जब उन्होंने दिया है तो मतलब कि पाकिस्तान अफेयर्स जो थे ना वो जनरली एक कंटेम्प्रेरी इशू जो भी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हो, तो उन्होंने उस चीज़ का इंटरव्यू दिया कि आई वांट टू टीच दिस। लेकिन उन लोगों ने उनको फैकल्टी में रख लिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए उन लोगों को रख दिया कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उस वो पढ़ानी है। तो जी ही रिफ्यूज टू टेक दैट कोर्स। वो इस वजह से कि वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो असल में हिस्ट्री का जनाजा है। मतलब जी जी। पाकिस्तान में अगर हम लोग बात की जाए तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो जितनी मैनिपुलेट की जा सकती थी उतनी मैनिपुलेट की है। वो यही कहते हैं ना कि जो एक मौलाना साहब थे उन्होंने ये बात की थी कि जो लोग थे उनके पास कलम था, लिखने वाले हम्म। वो जो थे जो वो लिख के चले गए हैं। अब आप जो मर्जी करो, आप उसको इस तरह मतलब मतलब उसको राइट विंग में लेते हो, उसको लेफ्ट विंग में लेते हो, वो लिखने वाले लिख के चले गए हैं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर बंदे ने इस दुनिया में मतलब अगर हम लोग सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की गई है। अगर आप वेस्टर्न हिस्ट्री की भी बात करें तो वेस्ट की भी कितनी हिस्ट्री है जो कि जो असल में रियलिटी है उससे बरअक्स दिखाया गया है। तो बिल्कुल ये सिर्फ पाकिस्तान का कायदा नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस तरह ही चलता है कि हिस्ट्री को हमेशा अपने लिहाज से मोल्ड किया जाता है, ताकि बिल्कुल। अपने मतलब आपकी अब जाहिर है पाकिस्तान की बुक्स में इस तरह तो नहीं लिख सकते कि यार 1965 में भी हमारी फेंटी लगी, 1971 में भी हमारी फेंटी लगी। तो इस तरह लिख दें तो फिर पाकिस्तान, जाहिर है फिर हाँ, पाकिस्तान के बच्चे भी यही सोचेंगे कि यार फिर आर्मी में हम जाएंगे क्यों। क्यों तो नहीं। जाहिर है फिर वो मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने आप को एक हीरो दिखाने के लिए, यू हैव टू चेंज हिस्ट्री। बिल्कुल अब वहां पे मेरी। लिखते हैं कि यार जूलियस हाँ, सीजर। जी बोलें जी। बोलें सर। मेरी नज़र में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में जो मेरा कोट मैंने एक जगह पढ़ा था कि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विनर्स। तो जो अपनी हिस्ट्री में अपने आप को विनर समझता है वो अपने आप से हिस्ट्री ब्रिटिश है वो अपने आप को हिस्ट्री में विनर समझेगा कि जिस तरह उसने अमेरिकन पे ऑक्यूपाई किया। ये पाकिस्तान अपने पर्सपेक्टिव से अपने आप को विनर समझेगा। कभी भी ये नहीं मानेगा कि बांग्लादेश क्यों हमारी से अलग हुआ। बांग्लादेश अपने आप को बड़ा बड़ा कि हमने यहाँ से आज़ादी ली, हमें ये हुआ, मैं हुआ। इंडिया अपने उसमें लिखेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि जो वही है ना कि हर किसी को खुली छूट है, जो भी लिखना चाहे लिख ले, और फिर लोग मानना शुरू हो जाएंगे क्योंकि और कोई बताने वाला नहीं है उनको।
तो यही है। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ अ बिट टाइम, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे भाग करते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जिसमें आपने मार्क्सिज्म का भी जिक्र किया, उस पर भी हम आते हैं। तो हम अपनी तरह आइडियोलॉजीज़ और जो भी परसेप्शंस हैं वह ग्रेट परसेप्शन इतना मुश्किल अल्फाज, ग्रेट परसेप्शन आर फॉर्म्ड बाय ग्रेट लीडर्स। आपके हम हमारे पुराने ज़माने में भुट्टो, भुट्टो को कह सकता हूँ, कंट्रोवर्शियल तो नहीं होगा, भुट्टो, जिन्ना और बहुत बहुत सारे बेसिक नेम्स ले रहा हूँ ताकि लोगों को आसानी हो समझने में। तो हमारे ज़माने में, इन द करेंट टाइम वी आर लिविंग इन, आई डोंट सी मैनी ग्रेट लीडर्स एक्सेप्ट वन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, खान साहब। तो आपकी नज़र में इज़ ही द right leader, or is he the only leader that is present in our nation at this moment? और आपको क्या लगता है कि is he leading a great good army, a good initiative? उस के बारे में आपको क्या मानना है? देखिए हमजा भाई, अगर पाकिस्तान में आइडियोलॉजीज़ की बात की जाए तो आइडियोलॉजी के ऊपर अगर कोई हमारे पाकिस्तान में अगर कोई लीडर आए तो वो कायद आज़म ही थे। उसके बाद तो पाकिस्तान में आइडियोलॉजी लाने की, जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी काफ़ी सोशलिज्म के ऊपर काम किया। जिस तरह उनका एक नारा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम, मईशत हमारी सोशलिज्म, और पता नहीं तीन हमारा इस्लाम। तो ये उनकी तीन लाइंस थी जिसके ऊपर उनकी टोटल आइडियोलॉजी बेस करती थी कि वो सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज थी उनकी अपनी। तो अगर पाकिस्तान में बात की जाए इमरान खान साहब की, जिस तरह आपने बताया कि इज़ द ओनली लीडर प्रेजेंट इन पाकिस्तान, तो अगर हम लोग करंट टाइम्स की बात की जाए तो यस, ही इज़ अ फिगर अमंग द साइफर्स। मतलब अगर हम लोग जिस तरह बोलते हैं कि अंधों में काना राजा, तो ही इज़ बिल्कुल। नॉट टोटली सेन पर्सन। तो यही है कि वो, अगर हम लोग एट द करंट टाइम हम लोग देखें तो हमारे पास मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस और हैं जो कि हम लोग, जो इस तरह के पाकिस्तान के अंदर ना कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि कभी भी लीडर्स बन नहीं सकते। जिस तरह अगर हम लोग बात करें जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी एक वाहिद ऐसी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक हायरार्की को फॉलो करती है। पहले जमीयत के अंदर आते हैं, उसके बाद फिर इन लोगों के प्रॉपर नायब सदर बनते हैं, फिर सदर बनता है, फिर उसके बाद ये लोग जाकर तो पहले मेयर्स के लिए, उसके बाद मतलब एक पूरी हायरार्की होती है। लेकिन अगर हम लोग बाकी देखें तो पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज हैं, अब डिनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसके अंदर होती है। पहले हम लोग कहते थे कि पीटीआई जो है डिनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं खेलती, तो अभी हम लोग देखें शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने बेटे को एमपीए के इलेक्शन के लिए खड़ा किया, ने अपनी बेटी को वहां पर इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया। तो हर पार्टी जो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो करती है, आइडियोलॉजी तो इनकी कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब की, अभी आप मुझे बताएं पाकिस्तान में इमरान खान साहब की क्या आइडियोलॉजी है? अभी ये जो इन्होंने एक नैरेटिव गेन किया, हकीकी आज़ादी, ये हकीकी आज़ादी भी आपको क्या लगता है कि हकीकी आज़ादी क्या, पाकिस्तान का भी हकीकी आज़ादी एक, मतलब बंदा रैशनल होकर सोचे तो पाकिस्तान अभी हकीकी आज़ादी के बारे में सोच भी सकता है? जितना बिल्कुल पाकिस्तान के सही। ऊपर डेप्ट है, जितना पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के डेप्ट्स हैं, आईएमएफ के जितने पाकिस्तान ने लोन्स और मतलब इंटरेस्ट के साथ वापस करने हैं, तो आप कैसे एक बात कह सकते हैं? ये तो वही बात, वो जिस तरह हम लोग बोलते थे ना कि जहाँ से एक बार खाना खाया हो ना, या फिर जहाँ से उधार लिया हो, तो वहां पे आंखें झुकानी ही पड़ती हैं। तो आई एम नॉट corroborating द फैक्ट जो भी वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेगर्स कैन बी चूजर्स, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी। उनके करने का तरीका गलत था, और उनकी जो एक पोजीशन थी, उनका स्टेचर नहीं था वो बात टाइम, करने का, एक एक प्राइम रॉन्ग मिनिस्टर टाइम, आते हैं। रॉन्ग टाइम पे हाँ, रॉन्ग और बात कर दी। रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग पर्सनैलिटी। एक प्राइम मिनिस्टर आके इस तरह आप मतलब पूरी स्टेट के सामने आके नहीं बोल सकते कि हम तो बैगर्स हैं और हम तो भिखारी हैं। लेकिन बात अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग बिल्कुल बात ठीक है। पाकिस्तान ने आज तक मुझे बताएं कि, मतलब उस दिन मैं इशरत हुसैन साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं कि आईएमएफ एक गैम्बल है। अगर आप उनसे बिल्कुल। पैसे लेते हैं और आप अपने एक डेवलपमेंटल मतलब प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप $2 बिलियन आईएमएफ से लेते हैं और उसको ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं कि 2 सालों के अंदर वो $2 बिलियन जो हैं वो $4 बिलियन बन जाते हैं। तो बिल्कुल। आप दो उनको वापस कर दें और दो आपके अपने मुल्क के लिए आ जाते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आपके शेयर डेडिकेशन अगर होगी, आपके
जो लीडर्स हैं दे आर कंसर्न्ड अबाउट द स्टेट, तो वो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे कि आपकी कंट्री जो है वो राइट डायरेक्शन में जाए। तो आपका जो आंसर था वो यही है कि यस, अगर देखा जाए तो एट करंट टाइम्स इन माय ओपिनियन इमरान खान इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। ओके। लेकिन उनसे अच्छे भी लीडर्स हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तान के लिए टैबू है कि पाकिस्तान कभी भी जमात इस्लामी या फिर इस तरह के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको कभी भी आगे नहीं आने देता। जिससे हम लोग पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में देखते हैं कि कभी भी ऐसे लीडर्स जो हैं वो नहीं आए सामने। तो बिल्कुल। अगर तो जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के लिए उनमें देखा जाए तो इमरान खान इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर पाकिस्तान एट द करंट टाइम। ओके, तो जी हाँ, आपने जैसे बात की, लीडर्स की बात की, और कंट्री और वहाँ के लोगों को सही डायरेक्शन में गाइड करना है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है हमारा, और वी वर रनिंग ऑन फ्री टाइम। जूम का मुझे नहीं पता था कि जूम पे फ्री क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो उनने उसकी सेटिंग बना ली है कोई। तो बिफोर वी साइन ऑफ, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप टू द पीपल, टू द यंग जनरेशन, यूथ, के व्हाट शुड दे डू, और हाउ कैन वी सेव पाकिस्तान, कैन पाकिस्तान बी सेव्ड, एंड हाउ सो? सर अगर आप एडवाइस की बात करते हैं तो मैंने खुद जिस तरह आपको शुरू में बताया कि मैं खुद एक पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तान की यूथ से ही बिलोंग करता हूँ। तो मतलब हर अगर फॉल्ट्स की बात की जाए तो वो सारी फॉल्ट्स मेरे अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, वो मतलब हर एक यूथ के अंदर होंगी, मोस्ट ऑफ देम। तो इन माय ओपिनियन अगर कोई पाकिस्तानी यूथ को अगर कोई बात सिखाई जा सकती है तो वो यही है कि स्टार्ट रीडिंग। पाकिस्तान की जो अवाम है वो मैंने जितना भी मतलब मैंने अपने आस पास जितने भी लोगों को देखा है तो वो यही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी पढ़ते नहीं है। जिस तरह अगर हम लोग प्लाटो का जो कॉन्सेप्ट था डेमोक्रेसी का, उसमें प्लाटो यही बोलते हैं कि वी कैन नॉट लेट इग्नोरेंट पीपल वोट फॉर देयर लीडर्स। जो भी उनकी लीडरशिप है उसके लिए हम लोग वोट करने का उन्हें हक नहीं दे सकते। वो इसी वजह से बोला था कि अगर एक आम बंदा जिसको नहीं पता कि व्हाट इज गुड गवर्नेंस, उसे नहीं पता कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं। जिस तरह अगर हम लोग बात करें कि काफी ज्यादा लोग हैं जो कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ते। तो जब तक आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यार क्या राइट्स हैं, क्या मतलब जिस तरह पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रॉपर एक सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का। तो जब तक आप वो अपने फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पढ़ेंगे कि यार मेरे स्टेट ने मुझे क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार आप एक पाकिस्तान के शहरी हैं और ये आपके राइट्स। मैं माजरत के साथ बात काटूंगा। मुझे तो एक आर्टिकल जहन में हर वक्त रहता है, आर्टिकल 6। कुछ भी गलत हो, आर्टिकल 6 अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर आपको भी आर्टिकल 6 अगर पता हो आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मतलब कि हम लोग का अलमिया ही सबसे बड़ा बिल्कुल। तो सबसे बड़ा अलमिया ही हमारा ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। जब हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर है फिर हमारे ऊपर वो बोलते हैं ना कि आपने शायद सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट उर्दू का कोर्स था, चैप्टर था सॉरी, अपनी मदद आपके नाम से सर सैयद जी अहमद जी खान जी, साहब का। फर्स्ट ईयर, हाँ मैंने तो फर्स्ट ईयर उसके में पढ़ा अंदर था। तो फर्स्ट ईयर में था सॉरी। तो हाँ। उसके अंदर उन्होंने सबसे जो उसकी जेस थी वो यही थी कि जैसी रियाया होती है उसके ऊपर उसका हुक्मरान भी वैसा ही होता है। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग खुद होंगे ना, हमारे अंदर से ही हमारे लीडर्स उठते हैं और वो कल को लीडर्स बन जाते हैं। कोई आसमान से नहीं आते जो भी लीडर्स आते हैं। तो जिस दिन हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और हम लोग वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन टू आवर कंट्री इन दीज 75 years। तो हम लोग फिर जब उन्हें पता चलेगा कि यार ये अवाम पागल नहीं है, ये अनपढ़ लोग नहीं है, यहाँ पे हर बंदा पढ़ा लिखा है, दे नो देयर रूल राइट्स। उन्हें पता है कि उन्हें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। जब हर किसी को पता होगा कि उन उन लोग वो क्या चीजें मतलब इस पाकिस्तान के अंदर डिजर्व करते हैं और वो उनके क्या क्या राइट्स हैं, तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। और अकाउंटेबिलिटी की वजह से फिर ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। और ये सब चीजें जब मिला करना तो फिर एक गुड गवर्नेंस की तरफ जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा यही है कि हम अगर अपने यूथ को बोलें कि आप यू शुड स्टार्ट स्टार्ट लर्निंग, यू यू शुड स्टार्ट रीडिंग, ताकि कल को जब आप बड़े होंगे तो आप जो हमारे मतलब पुरानी जनरेशन थी जिन्होंने मतलब हम लोग अगर देखें उन्होंने अगर नहीं पढ़ा तो उनकी वजह से हमारे ऊपर
लीडर्स मुसल्लत हुए हैं। तो अब इस जनरेशन की वजह से हमारे बच्चे, जो हमारे अगली जनरेशन है, उनके ऊपर इस तरह के लीडर्स ना आए, उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टार्ट रीडिंग। और दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस जो कि मैं खुद अपनी नज़र में मतलब जो मैं दे सकता हूँ। बाकी बहुत से ऐसी एडवाइसेस हैं जो कि दे सकता है इंसान, लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी एडवाइस है। तो आपने एडवाइस दी पढ़ना चाहिए, मेरे पीठ से मिड टर्म एग्ज़ाम और मैं नहीं पढ़ रहा, तो अच्छी एडवाइस दिया आपने, पढ़ना चाहिए। और जितने भी मेरे व्यूअर्स और जितने भी एपिसोड देख रहे हैं सुन रहे हैं, पढ़ लो भाई, अभी भी वक्त है, पढ़ लो। आगे वक्त नहीं मिलेगा, आगे फिर रोते रहेंगे सब। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से हम लोग कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है आपके साथ इन फ्यूचर हम और भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकें और भी टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकें। बहुत सी आइडियोलॉजीज़, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हमें बात करनी थी, जिसमें मार्क्सिज्म आता है, खिलाफत आती है, और इकोनॉमिक कंडीशंस पे हमने इतनी बात नहीं की, इतना हमने अदर सोसाइटी के इश्यूज़ पे बात नहीं की। तो इट वाज गुड टॉकिंग टू यू खिज़र भाई, और जल्दी एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको कोई खिज़र भाई का कोई कंटेंट आपको देखना है, तो एज आई टोल्ड यू, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, यू कैन चेक हिम आउट। और मुझे भी चेकआउट कर लेगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन खिज़र भाई, और इसी के साथ आई एम गोना साइन ऑफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।